मॉर्निंग बच्चों। MSR पाठशाला में आपका सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल अपन ने जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 5 कक्षा 10 का, उससे आगे अपन चलते हैं। उसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें बच्चों अपन ने डोबेराइन के त्रिक नियम का अध्ययन किया। उसके बाद में अपन ने दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम का अध्ययन किया और इसकी क्या क्या कमियां थी उसके बारे में अपन ने विचार किए। ये कमियां थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कल। और उसके बाद में आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसमें कौन सी दो महत्वपूर्ण विसंगतियां थी जो उन्होंने कमियां छोड़ दी, ये फर्स्ट और सेकंड, उसके बारे में अपन ने बच्चों कल वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। और आज के वीडियो में अपन बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ये अपन बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनका स्तर 10th तक का स्तर है, माध्यमिक स्तर तक का है ये वीडियो। और भी आगे मैं 11th 12th के वीडियो भी बनाऊंगा पढ़ाते हुए, लेकिन उनका स्तर है वो थोड़ा उच्च होगा। यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसका स्तर उसी के अनुसार है। तो बच्चों, जैसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो बच्चों, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में और मेंडलीफ आवर्त सारणी में एक मूलभूत अंतर ये है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को व्यवस्थित करने का क्रम है वो परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या ने ले लिया। परमाणु द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है बच्चों, लेकिन परमाणु संख्या है वो सिर्फ किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को इंगित करता है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए तत्वों को व्यवस्थित किया गया था कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक द्रव्यमान के आधार पर सभी तत्वों को व्यवस्थित किया था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर सभी परमाणुओं को व्यवस्थित या तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। अतः जहाँ पर वहाँ तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है, जबकि वहाँ पर ये इनका प्रमुख सिद्धांत है आधुनिक आवर्त सारणी का कि यहाँ इस आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर ये बनी हुई है बच्चों। तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार दोस्तों तत्वों के, यहाँ पर देखो अपन ने पढ़ा था, अगर अपन ऊपर चले कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या है, तो इसमें ये अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस सिद्धांत से बनाई गई है। उसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है। यहाँ परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है, जबकि बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या को इसका आवर्ती फलन माना है तत्वों के गुणधर्म को। तो ये एक बेसिक अंतर है इन दोनों आवर्त सारणियों में, आधुनिक और ये मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसमें ये जो उनके तत्वों के जो रखने का क्रम है आवर्त सारणी में वो ही आधारभूत सिद्धांत ही परिवर्तित है। दूसरी बात बच्चों, अगर इस आधुनिक आवर्त सारणी को अगर अपन देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ रखे गए हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां रखी गई है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है बच्चों उनको समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 18 समूह आपको दिखाई देंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। यहाँ पर जैसे ये आधुनिक आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसमें 18 वर्ग है, ये समूह है, ये समूह होते हैं ऊपर से नीचे, ये बच्चों समूह है सारे के सारे। तो ये समूह नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह रखे गए हैं, जबकि
7 आवर्त हैं। ये आवर्त इधर से इधर जो क्षैतिज पंक्ति है ये आवर्त कहलाते हैं। तो ये 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है, उनको अलग से सारणी में नीचे जगह दी गई है। तो ये जो आपको दिख रही है ये आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा दी गई और उसका आधार क्या माना गया, बढ़ते हुए परमाणु संख्या को आधार माना गया है कि तत्व के गुण धर्म है उनको बढ़ते हुए परमाणु की संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाते हैं। यहाँ पर 3 चीज दे रखी है, धातु, उपधातु और अधातु। तो बच्चों जो ये धातु है जिसमें कलर थोड़ा सा ग्रे है, ये सारी यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक धातु है सब। एक आधी अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सब यहाँ तक धातु है ये। और ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये उपधातु है, ये सारी उपधातु है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये सारी की सारी उपधातु हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 उपधातु हैं बच्चों, 7 उपधातु हैं। बाकी इस ये बाउंड्री लाइन है, ये जो सीढ़ी जैसे एक सीढ़ी बना रखी है ये बाउंड्री लाइन है और इसके इधर तो सारी की सारी बच्चों धातु हैं और इससे जो इस साइड में है वो सारी की सारी अधातु हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी की सारी हीलियम, नियोन, आर्गन गैस, ये सारी की गैसें हैं और कुछ गैसें नहीं है तो वो भी उपधातु इसमें अधातु में आती है। तो आवर्त सारणी के जो अपन को ये दिखाई दे रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बच्चों जो राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो है अधातु और बाई साइड में है वो सारी की सारी धातु है। जैसे ये इसमें समझाया जाए अगर तो ये फर्स्ट वर्ग समूह है, इसमें थोड़ा बहुत अपन देखें तो ये एस ब्लॉक कहलाता है बच्चों। यहाँ से लेके और ये 2 जो समूह हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इनको एस ब्लॉक कहते हैं, ये एस ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है। उसी प्रकार यहाँ से लेके समूह 3 से लेके और जो यहाँ ये 12 तक जो समूह दे रखा है इसको डी ब्लॉक कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं, डी ब्लॉक नाम है इसका, यानी डी ब्लॉक। और जो ये इसके बाद जो इधर जो यहाँ 13 नंबर वर्ग से लेके और 18 नंबर तक के वर्ग के यहाँ से लेके यहाँ है ये कहलाते हैं पी ब्लॉक के सदस्य। ये कौन से ब्लॉक के सदस्य कहलाते हैं बच्चों, पी ब्लॉक के। तो इस प्रकार ये 3 ब्लॉक तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पी ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक तो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो 13 से लेके और 18 तक जो ब्लॉक है जो समूह है आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक के सदस्य हैं। और 3 से लेके 12 तक है वो डी ब्लॉक के सदस्य हैं और 1 और 2 जो वर्ग है समूह है उनको अपन एस ब्लॉक के सदस्य कहते हैं। और एफ ब्लॉक एक और ब्लॉक होता है वो है नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों समूह ये सारे के सारे एफ ब्लॉक के सदस्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार 4 ब्लॉकों में इसको डिवाइड की गई है पूरी आवर्त सारणी को। ये एफ ब्लॉक है, जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है अलग से नीचे रखे गए हैं, ये एफ ब्लॉक के सदस्य कहलाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 और 14 लगभग 28 सदस्य हैं जो कि एफ ब्लॉक के होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार इस आवर्त सारणी का एक बेसिक चीज़ है कि ये एफ ब्लॉक होती है और ये जो टेढ़ी मेढ़ी धातुओं की अधातुओं से अलग करती है ये लाइन है, वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है ये लाइन। इधर वाले धातु हैं, इधर वाले अधातु हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने दिया। फिर एस ब्लॉक में भी ये 1s है, ये 2s है बच्चों, और
इन्हें क्षार धातु कहते हैं, इन्हें क्षार मृदा धातु कहते हैं। और ये डी ब्लॉक है जिसमें इधर से अगर देखा जाए तो ये 3D श्रेणी होती है, ये 4D श्रेणी होती है। ये फिर उच्च क्लास में ज़्यादा अपन जाएंगे तो ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ ये पी ब्लॉक का है, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के सदस्य हैं। इन जो 18वां वर्ग का सदस्य है इनको अपन अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूर्ण होता है। ये किसी से क्रिया करने में ज़्यादा रुचि बच्चों नहीं दिखाती, इसलिए 18वें वर्ग की जो गैसें हैं उनको अक्रिय गैसें भी अपन कहते हैं या नोबल गैस भी कहते हैं। ये 18 जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ये सारी की सारी गैसें। तो इस प्रकार बच्चों अगर देखा जाए तो इनको याद करने के तरीके भी हैं। जैसे अगर इनको अपन याद करें कि हेलिना की रूबी सजी फिरे, कि हेलिना एक है, उसकी रूबी सजी फिरती है हमेशा और कोई कार्य नहीं करती। तो इस प्रकार से इंटरेस्टिंग इनके याद करने का क्रम बनाया हुआ है। हे यानी हाइड्रोजन, ली यानी लिथियम, हेलिना, ना यानी सोडियम, तो हेलिना यानी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। की रूबी, की यानी पोटेशियम हो गया, रूबी यानी रूबिडियम हो गया, सजी फिरे यानी सजी यानी सजी का हो गया आपके यहाँ पर ये सीजियम हो गया, और फिरे यानी फ्रेंचियम हो गया। तो इस प्रकार इनके कोड वर्ड भी बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में एक बार बताऊंगा कि कैसे इनको याद किया जाए। और जैसे ये बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, तो बेटा को ये आ गया बी, मांगे यानी MG, कन्या यानी CA, सुंदर यानी SR, बाप यानी BA और रे यानी RA रेडियम। तो इस प्रकार ये सारों के कोड वर्ड बनाए हुए हैं मेरे, तो वो अपन कोड वर्ड भी पढ़ेंगे। जैसे ये बैंगन, आलू, ये इस प्रकार से बनाए हुए हैं दोस्तों। मैं आपको अलग से इनका एक बार वीडियो बना के अलग से आपको बताऊंगा कि इनको कैसे याद किया जाए। तो अभी तो अपन इसकी बेसिक जानकारी है वो ले रहे हैं। जैसे इसमें भी यहाँ बता रखा है कि हरभजन ने आकर किया 0 रन, तो हरभजन यानी हीलियम, ने यानी नियोन, आकर यानी आर्गन, किया यानी क्रिप्टॉन, 0 यानी जेनॉन, रन यानी रेडॉन। तो इस प्रकार हरभजन ने आके किया 0 रन एक क्रम से अपन याद कर सकते हैं। और इसको भी अपन एक क्रम से याद कर सकते हैं बच्चों। जैसे फिर कल बारी आई अटेंडेंस की, तो हर बार अटेंडेंस की बारी आती है हमेशा, तो फिर कल बारी आई अटेंडेंस की। इस प्रकार इनके भी मेरे इंटरेस्टिंग बनाए हुए हैं, लेकिन इनका सारों का अपन अध्ययन करेंगे बच्चों जब अपन अलग से करेंगे कि इनको कैसे याद किया जाए। तो इसका अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार आवर्त सारणी की जो बेसिक तत्व हैं वो थोड़ा बहुत ज्ञान उनका होना चाहिए आपको। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें सारे तत्वों के नाम भी लिख रखे हैं। और उसके बाद में अपन दोस्तों इसमें देखते हैं कुछ की टॉपिक में आगे बता रखा है। इस प्रकार इसमें जैसे ये प्रथम वर्ग है तो इसमें सभी में संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है सभी में 1 हैं। और ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं तो इसमें सभी में संयोजकता कोष में यानी बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है सभी में 2 होते हैं। तो इस प्रकार आवर्त सारणी है वो बाह्यतम कोष में सम इलेक्ट्रॉन संख्या को प्रदर्शित करती है ये। और इसमें सभी में 3 है, 4 है, 5 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोष में, 6 है, 7 है, और ये इनका बाह्यतम कोष है वो भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो आवर्त सारणी है इसमें वो बाह्यतम कोष है उसको ये 1 नंबर होता है इसमें सारे में, इसमें 2 नंबर बाह्यतम कोष होता है। इस प्रकार इनमें अपन संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें अपन देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये चीज़ नीचे लिख भी रखी है आपके बुक में कि बाह्य कोष में सर्वसम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को दर्शाता है आवर्त सारणी जैसे ये। और दूसरा है कि बाईं और बाईं से अपन दाईं तरफ जाते हैं यानी आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। जैसे इधर से इधर गए तो इधर ये बाईं है और ये दाईं तरफ इधर से गए तो इसका परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, फिर इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 5 है। तो परमाणु संख्या में भी बाएं से दाएं जाने पर इसमें 1-1 की वृद्धि होती रहती है जो आपको यहाँ प्रदर्शित हो रही है कि इसकी 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। तो इस प्रकार आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में अगर अपन देखें आवर्त सारणी के कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं इनके बारे में, तो पहले, दूसरे व तीसरे चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं वो अपन देख सकते हैं। फिर इनमें कितने कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बाह्यतम कोष में, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है।
जैसे ये परमाणु है, संरचना आपको दिखाई दे रही है, किसी सभी परमाणु की संरचना इसी प्रकार होती है। तो इसमें किसी में एक कोष होता है, किसी में 2 ऊर्जा स्तर कोष होते हैं, किसी में 3 कोष होते हैं, किसी में 4 कोष होते हैं। ये अपन कोषों का 9th में पढ़ चुके हैं कि इन कोषों को 1 2 3 4 कोष कहते हैं, या KLMN नाम इनको देते हैं। ये अपन परमाणु मॉडल का जो अध्ययन करते हैं कक्षा 9th में, जिसमें रदरफोर्ड है, और उनमें परमाणु मॉडलों में इनमें नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, उनमें अपन ने 9th में अध्ययन किया था। अब है कि जैसे ये पहला कोष है, इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि नाभिक के बीच में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कौन से कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है बच्चों, और उस फॉर्मूला है 2n² पर निर्भर करता है कि कौन से कोष में अधिकतम कितनी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि K कोष है, K कोष में 2n² का फॉर्मूला लगाएं तो 2 तो है यहाँ पर बच्चों, और कोई भी दो संख्या के बीच में कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का निशान होता है, यानी गुणा का होता है। और n यानी कोषों की संख्या को इंगित करता है, जैसे n बराबर 1 यानी पहला कोष, यानी ये पहला कोष, इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n यानी पहला, यानी 1, और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 आ गया। यानी इसका मतलब प्रथम आवर्त में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे कोष में अपन बात करें तो यहाँ पर n बराबर 2 हो जाएगा, 1 की जगह n बराबर 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को अगर अपन 2 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आते हैं। यानी दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 8 हो सकते हैं। तो ये देखो मैंने 8 लिख रखे। इसी प्रकार तीसरे कोष में भी अपन निकाल सकते हैं, m कोष में, जिसको m कहते हैं तीसरे में, इसमें भी अपन निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2n² में यहाँ n की जगह क्या रख दें, 3 रख दें, तो 3 रख दिए, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई 2 है यहाँ पर, गुणा 2, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गए। यानी बच्चों तीसरे कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी प्रकार चौथे में भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं, 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। इस प्रकार किसी भी परमाणु के कोषों में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका भी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। तो इस फॉर्मूले को एक अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आप इस सूत्र से, फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति यानी संयोजकता भी बताया था कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनकी संयोजकता कहलाती है। तो पर उसके बाद में यहाँ पर इनकी आवर्तिता के बारे में अध्ययन किया गया। उसमें सबसे प्रथम चीज़ है परमाणु साइज, यानी परमाणु की साइज के बारे में बात करेंगे। ये जो आवर्त सारणी में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे ये आवर्त सारणी है, इसमें अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुओं की साइज में क्या वृद्धि होती है या कमी होती है, और ऐसे दाएं से बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु साइज, इनकी साइज में क्या क्या मतलब आपस में संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया है। तो दोस्तों जैसे किसी भी आवर्त सारणी में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की साइज बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें 1 कोष है, इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष हैं, ऊर्जा स्तर है, इसमें 4 ऊर्जा स्तर है, इसमें 5 ऊर्जा स्तर है। तो इस प्रकार ऊर्जा स्तर की संख्या बढ़ने से परमाणु की साइज बढ़ती जाती है, तत्वों की साइज बढ़ती जाती है। और इधर से इधर जाने पर चूंकि नाभिक में परमाणु क्रमांकों की संख्या बढ़ती जाती है और कोष की संख्या, यानी ऊर्जा स्तर वही दूसरा 2 ही ऊर्जा स्तर है इन सभी में, पूरी आवर्त में। यहाँ पर चौथा ऊर्जा स्तर है इन सब में, लेकिन परमाणु की साइज बढ़ती जाती, परमाणु में नाभिक के में परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। यानी पहले इसमें 19 है, इसमें 20 है, इसमें 21 है, इसमें 22 है। तो इस प्रकार परमाणु की, नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, और नाभिक की शक्ति बढ़ने से नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति बढ़ती जाएगी, जिससे इधर से इधर जाने पर आकार में कमी होती जाती है। बाएं से दाएं पर जाने पर आवर्त सारणी में आकार में, परमाणुओं के आकार में कमी होती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। ये मैंने यहाँ भी नीचे समझा रखा है, जो ये टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर ये देखो कि अगर अपन आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो ये देखो आकार में धीरे 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 छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ बढ़ता जाता है। जड़ यानी परमाणु, ये इस परमाणु नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, तो नाभिक इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। शक्ति जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, बाह्य इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आकार इधर से इधर घटता जाएगा। और वैसे ही
वर्ग में अगर अपन देखें ऊपर से नीचे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे कोष की संख्या बढ़ गई। जैसे यहाँ कोष 1 है और यहाँ कोष 1 और 2 2 हो गए, यहाँ कोष 1 2 3 हो गए। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी ऊपर से नीचे जाने पर, तो वो आकार में अपने आप वृद्धि होती जाएगी। तो आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ता है और इधर से इधर जाने पर आकार कम होता है। यानी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है बच्चों। तो ये एक क्लियर कर लें अपने दिमाग में स्थिति को। और धात्विक व अधात्विक गुण धर्मों की बात है, तो धात्विक गुण धर्म भी बच्चों इधर से इधर जाने पर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक का पावर इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे इधर से इधर जाएंगे, जैसे आवर्त में इधर से इधर जाने की बात कर रहे हैं, तो इस नाभिक की शक्ति बढ़ती जाएगी। यानी इस नाभिक में से इस नाभिक की शक्ति ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसकी शक्ति ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींचेगी बजाय इस नाभिक की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ कम पावर से खींचे हुए, यहाँ ज़्यादा पावर से खींचेगी तो नाभिक। तो इसका मतलब इधर है वो धात्विक गुण। धीरे धीरे धात्विक गुण इसको कहते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक प्रवृत्ति कहलाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो कम आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। उसी प्रकार आवर्त में इधर से इधर जाने पर आकर्षण बल नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ता जाएगा। बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी बच्चों, और कम होने से यहाँ पर इधर से इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी धात्विक प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। और ऐसे ही अगर अपन ऊपर से नीचे एक वर्ग की बात करें, ऊपर से नीचे जाएं तो इनके आकार बढ़ता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष का है वो और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। दूरी बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक प्रवृत्ति व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। तो बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति है वर्ग में बढ़ती है, और जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे, और इधर से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे आकार कम होता है धात्विक प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। तो आकार के समानुपाती होती है धात्विक प्रवृत्ति। उसी प्रकार अगर अगला लक्षण देखें कि दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और धातुएं होती हैं वो सारी की सारी विद्युत धनात्मक होती हैं बच्चों, और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ है वो सारे के सारे धातुएं, वो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्षारीय होते हैं, और आवर्त सारणी के दाईं तरफ सब के सब हैं वो अधातु हैं, तो उनसे बने हुए ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी टेंथ लेवल की जो कि मैंने आपको बच्चों बताई। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, तो इस क्वेश्चन आंसर को अपने और भी करते रहेंगे आगे। बच्चों अगर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे अवगत कराएं, मैं आपकी समस्या दूर करूँगा। इस प्रकार ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।